हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आई एम कुलदीप नागर, योर केमिस्ट्री टीचर। आज के लेक्चर में CT3 इस पेपर का डिस्कशन हमें करना है। कंबाइंड टेस्ट है, तो 11th और 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है, इस कंप्लीट सिलेबस में से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे ये क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सारे क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल पे हैं। अगर आपने अपने 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से रिवाइज किया है तो इस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, साइक्लोप्रोपेन में टोटल 3 कार्बन आइटम्स पे इंडिविजुअली OH, OH और CH2OH ग्रुप लगा रखा है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो क्वेश्चन मैं अच्छे से बना देता हूँ। साइक्लोप्रोपेन है और इंडिविजुअली हर कार्बन आइटम पे डिफरेंट ग्रुप्स सब्स्टिट्यूट कर रखे हैं। 2 कार्बन आइटम पे OH है, 1 कार्बन आइटम पे CH2OH है। फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो कोई फॉर्मूला आप अप्लाई मत करना। बेसिकली इसके जितनी ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सारी ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर उसमें से देखना कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव या कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। तो ये बेसिकली अपने पास क्या हो गया कि इस पर एक A लगा हुआ है, A लगा हुआ है और B लगा हुआ है। तो टोटल आपको क्या करना है कि 3 ग्रुप्स को ऊपर नीचे करके टोटल ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज काउंट करनी है। तो 3 ग्रुप्स अपने पास। तो देखिए आप, 3 + 0 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, 2 + 1 हो सकता है, 1 + 2 या 0 + 3 आप देखो मत। 3 + 0 का मतलब क्या होता है कि सारे 3 ग्रुप्स एक साइड हो, एक साइड हो, A और B। ये सारे 3 ग्रुप्स अगर डाउन साइड होंगे तब भी वो एक ही बात है। और 2 ग्रुप्स एक साइड हो, बाकी का रेस्ट ऑफ द 1 ग्रुप डिफरेंट साइड हो। तो या तो अपने पास A और A सेम साइड हो सकता है तो B डिफरेंट साइड हो सकता है। सिमिलरली A और B अगर सेम साइड हो सकता है तो A डिफरेंट साइड हो सकता है। टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। लेकिन आपको क्या काउंट करना है? ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर POS प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमिलरली यहां पर भी POS प्रेजेंट है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इनको तो काउंट करना ही नहीं है। और यहां पर आप कैसे भी कर लो, POS नहीं है, COS नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऐसा मत बोल देना कि ऑप्टिकली एक्टिव 1 आइसोमर बन रहा है। नहीं, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो बेसिकली इसकी कितनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे? 2। एक तो ये खुद होगा और एक इसका मिरर इमेज होगा। तो टोटल 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्ट्रक्चर बना के दे रखा है और इसका डिफरेंट रिएक्शन हमें करना है। पहले में आपको क्या करना है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन, NH2NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम में। तो रिएजेंट अपने पास क्या होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन का? NH2NH2KOH। और सेकंड आपको रिडक्शन करना है B में Rad-P + HI। तो ये तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और सारे जितने भी ऑक्सीजनेटेड बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या फिर अपने पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको रिड्यूस करके Rad-P + HI सीधा का सीधा एल्केन मतलब कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? X और Y। फिर आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड X एंड Y इज Z, देन फाइंड आउट द रूट Z। इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस है उसका अंडर रूट आपको फाइंड आउट करना है। कंपाउंड क्या दे रखा है? साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे क्या लगा रखा है? C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगा रखा है? OH। NH2NH2KOH। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो OH है ये बेसिकली अपने पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव ग्रुप तो है ये है नहीं। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में अपने पास बेस ही प्रेजेंट होता है और ये बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। इसका मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन केवल कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा और OH को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? OH CH2। Rad-P + HI कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन में तो कन्वर्ट कर ही देगा और अल्कोहल भी अपने पास ऑक्सीजनेटेड फंक्शनल ग्रुप है तो इसको भी ये रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। तो ये हो गया अपने पास X और ये हो गया अपने पास Y। Rad-P + HI बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस कितना आएगा? केवल यहीं से आएगा
एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस है ये कितना आएगा 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इन द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इट वाज फाउंड दैट एट 50 torr pressure T half is 3.64 hours while at 100 torr T half was 1.82 hours. Find out the order of reaction. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। अमोनिया के डीकम्पोजिशन के लिए कुछ डेटा आपको दे रखा है और इस डेटा से आपको ये पता लगाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर डिटर्मिनेशन के लिए टोटल 5 मेथड्स आपने पढ़े हैं, उसमें से एक मेथड अपने पास क्या होता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में आपको डेटा क्या मिलता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है और टी हाफ की वैल्यू मिलती है। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट रेज़ टू पावर n-1। तो बेसिकली दो डेटा सेट आपको मिलेंगे, दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, दो टी हाफ की वैल्यू मिलेगी। दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको अमोनिया का डीकम्पोजिशन करना है तो इससे क्या बनेगा N2 गैस प्लस 3H2 गैस। और अमोनिया के डीकम्पोजिशन में जो अमोनिया का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये गिवन नहीं है, इसका प्रेशर गिवन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर और जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कंसंट्रेशन या प्रेशर किसी से भी आप वर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप मॉडिफाई करके और कैसे लिख सकते हो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया, क्योंकि यही अपने पास रिएक्टेंट है रेज़ टू पावर n-1। तो कितना हो गया ये डेटा आपको क्या दे रखा है, जब इनिशियल अमोनिया का प्रेशर 50 torr है तो टी हाफ की वैल्यू है 3.64 आवर्स। तो 50 torr है तो 3.64 आवर्स is inversely proportional to 50 torr raised to power n-1. Similarly 1.82 hours is inversely proportional to, अब इनिशियली इसका जो प्रेशर है वो कितना हो गया 100 torr। दोनों का आप सॉल्व कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, ये इक्वल टू आ जाएगा n-1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, देखो 3.64 में 1.82 का डिवाइड करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 50 में 100 का डिवाइड करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 raised to power n-1 दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब अमोनिया का ये जो डीकम्पोजिशन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लिया। केवल केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक है ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर डिटर्मिनेशन में एक मेथड अपने पास क्या होता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में डेटा आपको क्या मिलता है, डिफरेंट हाफ लाइफ मिलता है डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और इस डेटा को यूज करके, इस रिलेशनशिप को यूज करके केमिकल काइनेटिक्स में जो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रखा है इसका ऑर्डर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट E0 Cu प्लस 2 Cu, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है ये आपको दे रखा है 0.52 वोल्ट एंड E0 Cu2 प्लस 2 Cu प्लस दिस इज गिवन एज 0.16 वोल्ट। What is the equilibrium constant for the following disproportionation reaction? Equilibrium constant आपको निकालना है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, डेल्टा जी के साथ, और डेल्टा जी का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, E0 सेल के साथ। तो बस इसी इंफॉर्मेशन को आपको यूटिलाइज करना है। रिएक्शन आपको क्या दे रखा है, रिएक्शन आप देखिए 2Cu प्लस एक्वस से ये क्या बना रहा है, Cu सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और लेट अस से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 raised to power x आता है, तो x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, बता देते हैं अभी। डेल्टा G0 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस RT-ln के इक्विलिब्रियम, एंड अगेन डेल्टा G0 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस NFE0 सेल रिएक्शन है अपने पास एक, तो इसको आप माइनस NFE0 सेल दैट इज इक्वल टू माइनस RT-ln के इक्विलिब्रियम, NFE0 सेल R और T की वैल्यू आप पुट कर दो तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू अपने पास आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले सेल रिएक्शन से आपको ये पता करना पड़ेगा कि सेल रिएक्शन के लिए E0 सेल का वैल्यू आपके पास कितना हो सकता है। तो अज्यूम करो सेल रिएक्शन आप बनाओ, तो इसमें कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करो। Cu प्लस से कहाँ जा रहा है, Cu रिडक्शन हो रहा है,
1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने पास कैथोडिक हाफ हो गया। एनोडिक हाफ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगेन अपने पास Cu प्लस है, इससे कहाँ जा रहे हैं Cu2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाना ये एनोड हो गया, और कॉपर प्लस से कॉपर जाना ये अपने पास कैथोड हो गया। एनोड और कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास क्या है, यहां पे लिख देता हूं, ई नॉट Cu प्लस टू Cu इट इज गिवन एज 0.52 एंड ई नॉट Cu2 प्लस टू Cu इट इज गिवन एज 0.16 वोल्ट। बताइए ई नॉट सेल अपने पास क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो ये अपने पास कैथोड है, Cu प्लस टू Cu। तो कैथोड के लिए SRP का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 0.52। और ये अपने पास एनोड है, Cu प्लस टू Cu2 प्लस। लेकिन एनोड हो जाए कैथोड हो, ई नॉट सेल निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला अपने पास आता है, ये क्या आता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो इस फॉर्मूले में तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ही पुट करना होता है। तो एनोड में अपने पास कौन सी स्पीशीज है, Cu प्लस और Cu2 प्लस, Cu प्लस और Cu2 प्लस। और एनोड के लिए भी SRP का वैल्यू ही आपको लिखना है। तो Cu2 प्लस टू Cu SRP का वैल्यू ही आपको दे रखा है, यही आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 0.36 वोल्ट। बाकी तो इजी है। एन अपने पास कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, सेल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। एफ हो गया, ई नॉट सेल कितना हो गया, 0.36 वोल्ट, और आर टी बाई एफ 2.303, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले देता हूँ, ये लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.06 आपको दे रखा है इसका वैल्यू। 0.06 से कितनी हो जाएगा, 6 टाइम्स, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻�6। और जो भी अपने पास के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आता है 10⁻x, उसमें से आपको x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। कुछ गिवन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा था स्टैंडर्ड स्टेट पे, और इन गिवन इलेक्ट्रोड से हम चाहें तो एक सेल रिएक्शन बना सकते हैं। सेल रिएक्शन इसने बना के दे रखा है। सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, डेल्टा जी नोट के साथ। डेल्टा जी नोट का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, ई नॉट सेल के साथ। इसी रिलेशनशिप को आपने यूटिलाइज किया, तो सेल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये कितना आ गया, 10⁻6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चन है ये 12th के सिलेबस हैं। तो अगर अभी तक भी आपने 12th का सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कोई भी बैकलॉग है, तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करो। 12th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन के एग्जाम में 12th के सिलेबस से ही 60 to 65% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है बेसिकली। A sample of 3 gram, which is 92% pure, of silver carbonate on being strongly heated yields a residue and gaseous products। ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनेगा। सिल्वर ऑक्साइड स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो सिल्वर ऑक्साइड भी डिसोशिएट हो जाएगा, सिल्वर प्लस O2 गैस बनेगा। तो O2 गैस और CO2 गैस रिलीज होगा। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द इवॉल्व्ड गैसेस। तो जितनी भी गैसेस अपने पास बनी है इनका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। ये तो वैसे भी आपको पता है। 3 ग्राम सैंपल है, 92% प्योर है, तो ये कितना हो गया, 2.76 ग्राम सैंपल हो गया। सिल्वर कार्बोनेट है, आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, हाफ O2 गैस मिल जाएगा प्लस CO2 गैस। 108 मल्टीप्लाइड बाई 2, 216 प्लस CO3 कितना होता है, 60 होता है। तो ये कितना हो गया, 276। इसका मॉलिक्यूलर वेट 276 है और 2.76 ग्राम सैंपल आपको दे रखा है, 0.01 मोल। ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये कितना बनेगा, 0.05 मोल, 005 मोल, और 1 से 1 बन रहा है तो ये बनेगा 0.01 मोल। टोटल गैसेस अपने पास कितना हो जाएगा, 0.01, 0.005, 0.015 मोल गैसेस अपने पास प्रेजेंट है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, ml में आ जाएगा ये, 10⁻³ से भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ये टोटल गैसेस का वॉल्यूम अपने पास आ गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जो सिल्वर कार्बोनेट के डीकम्पोजिशन के बाद आपको मिलता है। अब आपको क्या करना है कि जितना भी वॉल्यूम आया है ना ml में, इसमें 112 का डिवाइड करो। तो 112 का डिवाइड करने के बाद ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 3।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। कंपाउंड X C5H8O2 forms a dioxide with NH2OH. On Clemmensian reduction, it forms a compound which only forms one monochloro derivative. X can be C5H8O2. एक कंपाउंड आपको दे रखा है और इस कंपाउंड के लिए टोटल 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मैच करना है कि कौन सा 4 ऑप्शन में से करेक्ट हो सकता है। मैच आप किस तरीके से करोगे, जो भी क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखा है ना, इन रिएक्शंस को सेटिस्फाई करना चाहिए गिवन कंपाउंड X। क्वेश्चन नंबर 6 C5H8O2, तो इसका DU अपने पास कितना हो गया 2। इसकी रिएक्शन अपन किससे करते हैं NH2OH। तो बताओ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन NH2OH से करेंगे तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और इससे अपने पास क्या बन जाता है, N के ऊपर OH लेफ्ट है, इसको क्या बोलते हैं ऑक्साइन। ये क्या बोल रहा है कि अपने पास डाइऑक्साइन बनता है। डाइऑक्साइन बनता है इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में बिजी है। दोनों ऑक्सीजन एटम से आपको क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। दैट मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन एटम से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर ये सब नहीं बनाना है। और क्या बोला कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है क्लेमेंशियन रिडक्शन करने पे एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देता है। क्लेमेंशियन रिडक्शन करने के बाद जो अपने पास एल्केन बनेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कार्बोनिल कंपाउंड का क्लेमेंशियन रिडक्शन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन एल्केन ही मिलता है। एल्केन जो बनेगा इसका एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन आप चेक कर लो। वैसे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्लेमेंशियन रिडक्शन क्या होता है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव किस तरीके से बनाते हैं, ऑक्साइम आप किस तरीके से बनाते हो जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन NH2OH के साथ करते हैं। तीनों रिएक्शंस अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, 2 कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहां से डाइऑक्साइम बन सकता है। क्लेमेंशियन रिडक्शन करेंगे तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाएगा। इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने आ जाएंगे 1 2 3। तो 3 तो स्ट्रक्चरली आ गए और स्टीरियो केमिकली देखोगे तो और ज्यादा भी हो सकता है। 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। सिमिलरली सेकंड है डाइऑक्साइम बन ही जाएगा। ये अपने पास क्या बनेगा, क्लेमेंशियन रिडक्शन के बाद हाइड्रोकार्बन बनेगा 1 2 3 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आ सकते हैं। हटाओ 2 C डबल बॉन्ड O है तो डाइऑक्साइम तो बन ही जाएगा। क्लेमेंशियन रिडक्शन के बाद ये क्या बन जाएगा नियोपेंटेन, और इसका एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आ सकता है। तो ये आंसर हो गया। फोर्थ भी देख लो एक बार। लास्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड O है, डाइऑक्साइम तो बन ही सकता है और क्लेमेंशियन रिडक्शन करवा देंगे तो पेंटेन बनेगा और पेंटेन के लिए टोटल स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने आते हैं 3। हमें केवल 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए तो फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है, केवल 3 ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 में आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है। इस कंपाउंड का सबसे पहले रिएक्शन करवाना है बेसिक मीडियम में हेलोजन के साथ, उसके बाद एसिडिफिकेशन करना, उसके बाद हीट करना है। फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। तो बेसिक मीडियम में हेलोजन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो 2 टाइप का रिएक्शन होता है। एक तो होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, एक होता है हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दे रखा हो, और हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस कब होता है, जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको प्राइमरी अमाइड दे रखा हो। फिलहाल यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे रखा है तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पे ही ध्यान देना है। फर्स्ट रिएजेंट है I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, सेकंड रिएजेंट है एसिडिफिकेशन और थर्ड रिएजेंट है अपने पास हीट। चलो C डबल बॉन्ड और CH3, कार्बोनिल कंपाउंड के साइड में अगर CH3 प्रेजेंट है तो बेस का रिएक्शन हेलोजन का रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में करते हैं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलता है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेंगे, यहां से तो हेलोफॉर्म होगा नहीं। हेलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन, और ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, आयोडोफॉर्म। कैसा होता है, येलो PPT होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी। एसिडिफिकेशन कर देंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हीट करेंगे तो ये अपने पास COOH है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज हो जाता है। बाकी प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया AT Me और यहाँ पे H आ जाएगा।
तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे CO2 गैस प्लस दिस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड। मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस एट द असिमेट्रिक कार्बन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहाँ पे होता है? SN2 रिएक्शन में। तो बेसिकली ये आपको SN2 रिएक्शंस के बारे में ही दे रखा होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्टली अपने पास कहाँ देखने को मिलता है? अल्काइल हैलाइड्स में। SN2 रिएक्शन होना चाहिए तभी जाके अपने पास इन्वर्जन होगा। टोटल 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ पर इन्वर्जन है। CH3 CHD CH2Cl aqueous KOH, CH3 CHD CH2OH। ये अपने पास एसिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन पर्टिकुलरली इस कार्बन पे होगा। अब एक्वस है मतलब कि पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट में SN1 भी फेवरेबल होता है, SN2 भी फेवरेबल होता है। अब फिर ध्यान देना 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कौन सा फेवरेबल होता है? SN2 फेवरेबल होता है। SN2 में केवल क्या करना है कि जिस कार्बन आइटम पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा दो, लिविंग ग्रुप को हटा दो, फाइनल प्रोडक्ट बना दो। और एग्जैक्टली यही इन्होंने बना रखा है कि जिस कार्बन आइटम पे लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप को हटाया, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैच कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो SN2 में इन्वर्जन तो होता ही है। तो क्या ये ऑप्शन हम टिक करेंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जिस कार्बन आइटम पे इसने अटैक किया है ना, पहली बात तो वो कायरल ही नहीं है, कायरल नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिल रहा है। तो जिस असिमेट्रिक कार्बन की बात आप कर रहे हो ना, वहां पे इन्वर्जन नहीं हुआ। पहला हटाओ। सेकंड आ गया CH3 CHDOH SOCl2। तो SOCl2 और अल्कोहल SNI रिएक्शन होती है, SNI रिएक्शन में OH हटा के यहाँ पे कौन आ जाता है? Cl आ जाता है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? CHDCl मिल जाएगा। और SNI रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इन्वर्जन तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। फोर्थ ऑल ऑफ दीज है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट अपने पास कौन सा होगा? थर्ड देख लेते हैं। CH3 CHDOH इसी कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहीं पे अपने पास OH कनेक्टेड है और OH के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिएजेंट आपको क्या दे रखा है? SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। तो जिस कार्बन आइटम पे OH कनेक्टेड है वहीं से OH को हटा के Cl आपको लगाना है। इस रिएक्शन में आपके पास Cl ही लगता है, अल्काइल क्लोराइड आपको प्रोडक्ट मिलता है। SOCl2 के साथ करते हैं तो रिटेंशन होता है, लेकिन SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, पाइरिडीन यहाँ पे बेस है, तब नॉर्मली SN2 रिएक्शन मतलब कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा, प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा DCl। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन था एग्जैक्टली उसका इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और आप में से कोई भी इसको नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन तो चलो मैं आपको सॉल्व करूंगा ही सही यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कुछ होमवर्क भी आपको मिलेगा। एग्जैक्टली इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, OH है, NH2 है, यहां पे पाई बॉन्ड है, रिएक्शन किससे करना है? CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NOH। बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म से रिएक्शन करना है। CHCl3 मतलब इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म है। और ये एक्सिस में अज्यूम कर सकते हैं, मतलब जितना भरपूर लेना आपको भरपूर ले लो, साथ में साथ हीट करना है। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? अब ध्यान देना, फिनोल का जो रिएक्शन है ये आपने पढ़ा हुआ है, रिमर-टिमन रिएक्शन। CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NOH, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NOH, यहां से आपको अटैकिंग स्पीशीज क्या मिलता है? अटैकिंग स्पीशीज। यही केवल एक ऐसा केस है जहां पे अल्फा एलिमिनेशन की बात आती है। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन आइटम से आपने H+ हटा रहे हो उसी कार्बन आइटम से लिविंग ग्रुप ही आपको हटाना होता है। और अगर मान लो कि बीटा एलिमिनेशन है तो बीटा एलिमिनेशन को और क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन आइटम से H+ हटता है और लिविंग ग्रुप हटता है। बीटा एलिमिनेशन में प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? एल्कीन। बीटा एलिमिनेशन का क्या एग्जांपल है? जैसे कि E1 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है, E1CB रिएक्शन है,
ये सब बीटा एलिमिनेशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक बार अल्फा एलिमिनेशन भी होता है और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है, ये मान लो कि प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, इंटरमीडिएट ही मिलता है, या उसको और क्या बोल सकते हैं, अटैकिंग स्पीशीज। ये OH माइनस इस एसिडिक प्रोटोन को निकाल लेता है। CCl3 एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो क्या मिलेगा, CCl3 माइनस। यहां से ये जो लीविंग ग्रुप है Cl माइनस जाने के बाद इसको क्या बोलोगे आप, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज होता है और डाइक्लोरोकार्बीन में एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही आपको ट्रीट करना है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही इसे ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपने सोचा कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, बिल्कुल नहीं। कार्बन का ऑक्टेट आप काउंट करके देख लो, कार्बन का ऑक्टेट 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो फिनॉल की रिएक्शन जब CHCl3 से आप करते हो ना, तो रिमर-टिमर रिएक्शन में आपने देखा था, अज्यूम कर लो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे अटैच कर लो, आप ऐसा करो, ये फाइनल प्रोडक्ट आता है। पूरा मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से जो H+ जाता है ना, वो यहीं पे आप अटैच कर दो। पहले स्टेप में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जिस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है वहीं से H+ लूज करता है। वो H+ यहाँ पे अटैक कर दिया, बेसिक मीडियम में थोड़ा बहुत हीट कर दो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। 2 बार OH यहाँ पे आएंगे, फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाता है, रिमर-टिमर रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट तो चलो आप बनाओगे। सेकंड एक और आपने क्या पढ़ा है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन, कि NH2 प्रेजेंट है और CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NOH के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज आइसोसाइनाइड। फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलता है, और ये फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलता है, इसी से आपको कंफर्मेशन होता है कि जो शुरुआत में आपने रिएजेंट ले रखा था दैट रिएजेंट इज प्राइमरी अमाइन। ओनली प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम टू गिव फाउल स्मेल। फाउल स्मेल किसका आएगा, आइसोसाइनाइड का। कार्बाइलमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं या आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां से आपको वापस से क्या मिल जाएगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन है, ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हीट करोगे तो यहाँ से HCl चला जाएगा 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स यहाँ से HCl अगर आपने रिमूव कर दिया तो ये आइसोसाइनाइड ही आपको मिलेगा और इसका फाउल स्मेल होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड है, NH2 ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड है, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NOH एक्सिस में दे रखा है। तो यहाँ से रिमर-टिमर रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, यहाँ से कार्बाइलमाइन रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन एक ही अपने पास साइक्लोपेंटेन की रिंग दे रखी है जिसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ से भी प्रोडक्ट बनता है एंड दिस प्रोडक्ट इज वेरी स्पेशल। ये बेसिकली आप तब बना पाओगे जब थोड़ा बहुत लॉजिक आप इस्तेमाल करोगे और ये भी सोचोगे कि प्रोडक्ट एकदम अच्छा सुंदर बनना चाहिए जिसमें रिंग स्ट्रेंथ वगैरह कम हो या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। थोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा, अब ध्यान देना इस पर। ऐसा नॉर्मली कुछ भी बना रहा हूँ अभी तो मैं, ये बेंजीन है और ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो कभी भी जब पाई बॉन्ड होता है और आपके पास अगर कहीं से कार्बिन आ जाए तो पाई बॉन्ड पे कार्बिन का एडिशन हो जाता है, साइक्लाइजेशन के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो पाई बॉन्ड है ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली अब इस डेफिशिएंट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो साइक्लाइजेशन के बाद कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। कभी भी अगर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की रिएक्शन कार्बिन से करवानी हो तो कार्बिन बेसिकली पाई बॉन्ड पे अटैच हो जाता है, पाई बॉन्ड पे अटैच होने के बाद साइक्लोप्रोपेन टाइप से प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो एग्जैक्टली अपने पास यहाँ पे भी कार्बिन है, कार्बिन कौन सा है वो भी देख लो आप। बेस पहले क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में, सॉरी एसिडिक मीडियम के एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है। अब यहां से ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन अपने पास है, डाइक्लोरोकार्बीन को अटैच करो तो पाई बॉन्ड तो हट जाएगा। बेसिक मीडियम अभी भी अपने पास है, हीट और आपने कर रखा है। तो यहाँ पे कोई अगर मान लो कि स्लाइटली लेस एसिडिक प्रोटॉन है तो उस लेस एसिडिक प्रोटॉन को भी अब बेसिक मीडियम यहाँ पे खाएगा, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना ताकि एकदम अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिल सके। तो इधर भी अपने पास प्रोटॉन है, इधर भी अपने पास प्रोटॉन है, दोनों में से किसी भी एक प्रोटॉन पे देख लेते हैं।
ये जो यहाँ पे प्रोटॉन है ना, अगर यहाँ से बेस ने इस प्रोटॉन को कंज्यूम किया तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव आएगा। दिस कॉन्जुगेट बेस इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। और CCl2 यहाँ पे ये जो माइनस आई ग्रुप है ये भी इसके पास में लगा हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है, इसने एसिडिक प्रोटॉन को कंज्यूम कर लिया, स्लाइटली एसिडिक है। इसके बाद क्या होगा, हाँ वैसे इससे बेटर ये है। ठीक है, ये जो बेंजीन के साथ में, और यहां से तो वैसे भी रेजोनेंस हो नहीं पाता क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन आइटम है, तो ये इसको कंज्यूम करेगा। ब्रिज हेड कार्बन आइटम पर रेजोनेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटॉन को इसने कंज्यूम कर लिया, नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा। अब या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। साइड वाला बॉन्ड आप ब्रेक मत करना, इनसाइड वाला जो बॉन्ड है ये आपको ब्रेक करना है। इनसाइड में जो बॉन्ड है ये आपको ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होगा कि ये जो अपने पास 3 कार्बन आइटम का रिंग है और जो 5 कार्बन आइटम का रिंग है, दोनों ब्रेक हो जाएगा। दोनों में जो एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है ये एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने से 3 कार्बन आइटम रिंग एंड 5 कार्बन आइटम रिंग बोथ आर डिस्ट्रॉयड एंड 1 6 कार्बन आइटम रिंग इज फॉर्म्ड। तो एंगल स्ट्रेन जो पहले प्रेजेंट था, पहली बात तो वो एंगल स्ट्रेन एलिमिनेट हो गया, और 6 कार्बन आइटम की रिंग में तो एंगल स्ट्रेन होता नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का इंक्रीमेंट है ना वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अब ये 6 कार्बन आइटम के रिंग में चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अगली बार नेगेटिव चार्ज वापस से पाई बॉन्ड बनाएगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आप देख लो कि एक रिंग जो पहले एरोमेटिक नहीं था वो रिंग अभी एरोमेटिक बन चुका है। तो अब ये बेसिकली नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया। नेफ्थलीन यहाँ पे एरोमेटिक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। काफ़ी सारा हीट भी आपको दे रखा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको बनाना था ना, वो ये था कि किसी भी एरोमेटिक रिंग के साइड में अगर इस तरीके से साइक्लोपेंटीन आपने अटैच कर रखा है और साइक्लोपेंटीन का रिएक्शन आपने डाइक्लोरोकार्बिन से करवाया, तो डाइक्लोरोकार्बिन पहले यहाँ पे अटैच होके एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा। बेसिक मीडियम में अगर आप इसे हीट करोगे ना, तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है और जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये दोनों रिंग डिस्ट्रॉय होके एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। फाइनली आपको एक एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, और उसके बाद एक होमवर्क में क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। OH है, NH2 है, और ये साइक्लोपेंटीन है। CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NOH है। ये एक्सिस में आपको दे रखा है। रिएक्शन मिक्सचर को आपने हीट कर दिया, यहाँ से रिमल्टिमन होगा, यहाँ से कार्बाइलमाइन टेस्ट होगा, या कार्बाइलमाइन रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको मिलाने पड़ेंगे, और यहाँ पे सिंपली डाइक्लोरोकार्बिन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, जिससे कि डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे अटैच हो जाता है। OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप एल्डिहाइड आ जाएगा, ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, होमवर्क क्या है देखना एक बार। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो CHCl3 हेलोफॉर्म आपको दे रखा है, इस हेलोफॉर्म को चेंज करता हूँ। इस हेलोफॉर्म को चेंज करने से फाइनली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा, उस रिएक्शन के प्रोडक्ट में केवल एक ही हेलोजन एटम रहेगा। कौन सा हेलोजन एटम रहेगा ये आपको गेस करना है। जैसे कि मान लो कि CH Br3NOH, सारे Br है तो वहां पे ब्रोमीन एटम आ जाएगा। CHI3NOH, सारे आयोडीन एटम है तो एक आयोडीन एटम आ जाएगा। और आप इन दोनों को कंसीडर मत करना, सिंपल आपसे एक प्रोडक्ट मैंने पूछा है। लेकिन CHFClBr अगर है या CHFClI अगर है या CHCl2I अगर है, तो इन केसेस में प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। प्रोडक्ट मैं फिर बता देता हूं कि प्रोडक्ट तो यही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा हेलोजन आइटम आप अटैच करोगे। तो एक बार अच्छे से देख लो कि सबसे पहले अपने पास क्या होता है कि ये जो हेलोफॉर्म है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है और 3 हेलोजन आइटम्स प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलोगे, हेलोफॉर्म है।
और इंटर हैलोजन बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, तीनों हैलोफॉर्म एक ही जैसे नहीं है या तीनों हैलाइड आयन एक ही जैसे नहीं है। तो सबसे पहले तो बेसिक मीडियम में यहाँ से आपको क्या क्रिएट करना है, अटैकिंग स्पीशीज दैट इज इक्वल टू डाईहेलोकार्बीन। अब डाईहेलोकार्बीन को क्रिएट करने के बाद जब इस डाईहेलोकार्बीन को आप यहाँ पे अटैच करते हो तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है, और डाईहेलोकार्बीन को क्रिएट करने में भी एक लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो बेसिकली 2 टाइम आपके पास लिविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा लिविंग ग्रुप बेटर है। जैसे कि एसिडिक प्रोटॉन को इसने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद इनमें से एक लिविंग ग्रुप लीव करता है, Br बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे फ्लोरो क्लोरो कार्बिन बचेगा। अब ये यहाँ पे अटैच होने के बाद अल्टीमेटली सेकंड स्टेप में वापस एक लिविंग ग्रुप लीव करेगा। कौन सा लिविंग ग्रुप बेटर है, फ्लोरीन या क्लोरीन, तो वो लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद यहाँ पे एक हैलोजन एटम लेफ्ट होगा। जो भी हैलोजन एटम लेफ्ट होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है। तो ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ 2-ब्यूटाइन इज ग्रेटर देन ट्रांस 2-ब्यूटीन। तो ब्यूटाइन मतलब अल्काइन है, अल्काइन में अल्कीन की कंपैरिजन में लेस स्टेरिक क्राउडिंग होता है, तो अल्काइन में जो हाइड्रोजनेशन का रेट है वो ज्यादा ही आता है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ट्रू हो गया। रिडक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड O इज स्लोअर देन CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O बाई LiLH4। तो ये तो लिखना पड़ेगा। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन आपको करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो कार्बोनिल कंपाउंड से आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। और आपसे ये पूछा है, पहला ट्रू था, सेकंड कि कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। CH2O में रिडक्शन का जो रेट है वो स्लो है इन कंपैरिजन टू CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 बाई LiLH4। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे ऑलमोस्ट कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बेसिकली आपको क्या मिलता है, H-, आपको इसका कंप्लीट मैकेनिज्म भी पता है और डायरेक्ट आंसर भी पता है। H- न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और उसके बाद सेकेंड टाइम इसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, तो O- के ऊपर H+ आ जाता है। इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के बाद आपको अल्कोहल मिलता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो न्यूक्लियोफाइल पहले कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है ये। न्यूक्लियोफाइल पहले कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे लेस स्टेरिक क्राउडिंग होगा। एल्डिहाइड में अटैक करने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कीटोन। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड और फोर्थ पे आ जाओ। The aqueous solution of CH3MgBr is used for SN2 reaction with primary alkyl halide। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जैसे मान लो ये, और CH3MgBr का एक्वस सॉल्यूशन आपको यूज करना है। बिल्कुल गलत है, एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक प्रोटॉन होगा ना, और CH3MgBr तो इतना अच्छा बेस है कि ये किसी भी एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है। तो CH4 बन जाएगा, MgBr पॉजिटिव, OH- बन जाएगा। तो CH3MgBr बेसिकली अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने से पहले ही एक्वस सॉल्यूशन की वजह से कंज्यूम हो गया। तो ये जो CH3- है ये इधर अटैक करके SN2 रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकता। और आपको वैसे ही बता रखा है कि CH3MgBr में कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं जिस सॉल्वेंट में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट हो। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसा कि ईथर यूज करते हैं। तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट अपने पास क्या है कि ये जो एक कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज रिड्यूस टू दिस कंपाउंड by using ZnHgHCl on heating। तो ZnHgHCl अपने पास क्लेमेंशन रिडक्शन के रिएजेंट है, HCl प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर क्लेमेंशन रिडक्शन से आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, और डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट करना। अगर आपको क्लेमेंशन रिडक्शन से डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड को हटा के अल्केन में कन्वर्ट कर दिया CH2 में, और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन ईथर जो ग्रुप है ये तो बेटा डिस्टर्ब होगा क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। एसिड की प्रेजेंस में ईथर का क्लीवेज होता है। SN1 या SN2 रिएक्शन से ईथर का क्लीवेज होता है एसिड की प्रेजेंस में, ये आपने ORM3 में भी पढ़ा था।
तो जब यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में ईथर का क्लीवेज होगा तो ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया कि ZnHgHCl यूज करने से ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। नहीं, इतना तो चलो चेंज हो गया वो ठीक है, लेकिन ईथर को भी ये डिस्टर्ब करेगा और यहाँ से भी आपको अलग से प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कोशिश करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी के 3 स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 में अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको दे रखा है, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा करता हूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की जो थ्योरी है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देख लेना। नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि जो लिगेंड है, लिगेंड अपने पास लॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज होता है। लिगेंड अपने लॉन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई भी पर्टिकुलर लिगेंड है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लिगेंड अपने पास ऐसे भी होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते हैं, लेकिन वापस से सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस टाइप का जो बॉन्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको बहुत जगह देखने को मिलता है, जो बेसिकली लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर वापस एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि CO हो गया, NO+ हो गया, Cn- हो गया, कोई भी पाई एसिड लिगेंड हो गया। किसी के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो वो भी एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि PF3 वगैरह हो गया, CH2 हो गया, PH हो गया, कोई भी हो सकता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग आप कैसे दिखाओगे, कुछ इस तरीके से, जब CO का दिखाना है तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसने डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये इधर वापस से अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इधर अपने पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होना भी चाहिए। यहाँ पे कोई वैकेंट p या d ऑर्बिटल तो है नहीं, तो यहाँ पे फिर वैकेंट अपने पास कौन है। अब MOT देखो ना थोड़ा, पाई बॉन्ड बनाए तो पाई स्टार भी होगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, मतलब कि पाई का जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन पाई का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, पाई स्टार, वो खाली है। तो ये पाई स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। पाई एसिड मतलब कि लुईस एसिड के जैसा भी वर्क कर रहा है। अब इसमें जो स्टेटमेंट है वो देखो, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पोजेस सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर बोथ। बिल्कुल सही बात है। जब कार्बोनिल लिगेंड जो अपने पास है ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। और सेंट्रल मेटल एटम अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब वापस से कार्बोनिल लिगेंड को वापस से जब डोनेट करता है तो अपने पास कौन सा बॉन्ड या कौन सा बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मैटर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल इसी टाइप की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। MC बॉन्ड मेटल एंड कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से फिल्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू अ वैकेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई इन CO। बिल्कुल गलत हो गया, वैकेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है बेटा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड है, तभी तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, आंसर आ गया। फोर्थ भी करेक्ट ही होगा, देख लेते हैं। लाइक CO Cn-NO+ एक्ट एज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इस टाइप का जो सिनर्जिक बॉन्डिंग में ये लिगेंड होते हैं इसको क्या बोलते हैं, पाई एसिड एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। तो ये है बिल्कुल। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिनर्जिक बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। स्लैग फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉट आयरन फ्रॉम इट्स ओर इज एरर। तो रॉट आयरन बेसिकली आपको बनाना है, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा ब्लास्ट फर्नेस में, कौन कौन सा वहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम सिलिकेट भी होता है और Mn सिलिकेट भी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत इजी है, 5 से 10 सेकंड में आप आंसर टिक कर सकते हो अगर आपको जो आयरन का एक्सट्रैक्शन है वो पता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन एंड हाइड्रोजन। 3 कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। और फोर्थ रिएक्शन के बारे में आपसे एंथैल्पी पूछा है। फोर्थ रिएक्शन अपने पास हाइड्रोजनेशन का है, तो जब भी हाइड्रोजनेशन होगा तो उसकी एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कंबशन होगा तो क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन। फोर्थ रिएक्शन आपको बनाना है, टोटल 3 रिएक्शन आपको दे रखा है। तो ठीक है, 3 रिएक्शंस को यूज करके
फोर्थ रिएक्शन आप जब बनाओगे, जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा, एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन आप एंथैल्पी भी कर सकते हो, क्योंकि एंथैल्पी अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो क्या बन जाएगा, 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है, तो 6 CO2 प्लस 6 H2O, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -3920। पहली बात तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन का नाम क्या है, कंबशन, तो उसको और क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं किया। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन का जो कंबशन है, 6 कार्बन एटम है और 2 + 2 + 1 + 1 8 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 4H2 प्लस 6CO2। इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -3680। हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हाइड्रोजन को कंबस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2O। इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -241। आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइईन। इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ये 1, ये 2, ये 3 और 4 आपको बनाना है, तो 4 = कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, चाहो तो बैलेंस भी कर सकता हूँ। 6 प्लस ये कितना हो गया, 12, 18 हो गया, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 12 हो गया, 12 + 8, हाँ 12 + 4 हो गया 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 H2O, ये बैलेंस है। ये आपको लाना है, मतलब कि सेकंड वाला तो प्लस करना है, 2 हाइड्रोजनेशन होगा तो थर्ड वाला भी प्लस करना है और फर्स्ट वाले को माइनस करना, ताकि इससे ये जो है, ये उधर चला जाए, बाकी 6 CO2 और ये सब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, ऑक्सीजन भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो यही करना बेसिकली आपको ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 9O2 हो जाएगा और इसको माइनस करने से 9O2 यहाँ पे चला जाएगा। तो ऑपरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 दैट इज माइनस इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इक्वल टू डिजायर्ड रिएक्शन 4। एग्जैक्टली यही एंथैल्पी पे ऑपरेशन आप कर दो, तो जो डिजायर्ड रिएक्शन है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन का, जो अपने पास क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन है, इसका क्या मिल जाएगा आपको, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मिल जाएगा। एंथैल्पी पे भी सेम ऑपरेशन करना है। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन दे रखा है, तो ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सही बना लेना, केवल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे सेम ही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pKb CH3COO- if limiting molar conductivity is 390 and molar conductivity is 7.8.04 molar of CH3COOH solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है, जिसमें एसिटिक एसिड का जो मोलैरिटी है, दैट मोलैरिटी इज गिवन एज 0.04। तो इस पर्टिकुलर मोलैरिटी पे इन्होंने एक मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा है कि CH3COOH का जो कॉन्जुगेट बेस है CH3COO-, इसके pKb की वैल्यू क्या होगी। तो आयनिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करना है। CH3COOH का सॉल्यूशन अपने पास इस तरीके से, ये डिसोशिएट होगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3COO- एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, और यहाँ पे आयंस की प्रेजेंस होगी तभी इसका कंडक्टिविटी आ रहा है। इसका कंडक्टिविटी कितना है, 7.8 है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना होता, 390 होता, तो लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये कॉलब्रुश लॉ या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने यूज कर लिया। ये कितना आ जाएगा, 0.02, ठीक है ना। देख लो 39 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 78 होता है, 0.02 आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि एसिटिक एसिड यहाँ पे कितना डिसोशिएट हो रहा है, कितना डिसोशिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अल्फा की वैल्यू से आपके पास क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा K। और अगर आपको CH3COOH का K पता है तो इसके कॉन्जुगेट बेस CH3COO- का pKb भी पता होगा, क्योंकि एसिड का जो pKa होता है प्लस इसी के कॉन्जुगेट बेस का जो pKb होता है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 14। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा है। अगर आपको pKa पता है एसिड का, तो इसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है
इसके पीकेबी का सम आप कर दो तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 14 के इक्वल। तो आपको बेसिकली CH3COOH इस एसिड का पीके पता करना होगा। पीके पता करने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू पता करनी होगी, ठीक है। लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये कितना हो गया 0 0। इक्विलिब्रियम पे C में से C अल्फा डिसोशिएट होता है तो ये C अल्फा बनेगा। तो C अल्फा इंटू C अल्फा C माइनस C अल्फा विच इज इक्वल टू व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। 1 माइनस अल्फा को 1 यूज कर सकते हैं क्योंकि अल्फा अपने पास कितना है 0.1 से कम है। तो C अल्फा इज इक्वल अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के ए। ये कितना है C 0.04, अल्फा स्क्वायर 0.02, 416 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के ए। तो माइनस लॉग के ए कर लो, यहां से क्या आ जाएगा पी के ए। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस लॉग 16। लॉग 16 कितना होता है बेटा 2⁻4। तो 4 आगे आ जाएगा log 2। log 2 कितना होता है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है 1.2। 1.2 यहां से हटा दो तो 4.8 हो जाएगा भाई। 4.8 आ गया अपने पास pKa ऑफ CH3COOH। तो CH3COOH का जो कॉन्जुगेट बेस है CH3COO माइनस, उसका pKb कितना आ जाएगा 14 माइनस pKa। तो pKb ऑफ CH3COO माइनस इज इक्वल टू 14 माइनस 4.8। तो ये कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इजी है, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, बोरोन कार्बन फैमिली। कार्बन सब ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विद P4O10। P4O10 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। किसी एसिड को अगर यहाँ पे आप हीट करोगे तो ये इसमें से बेसिकली क्या करेगा, वाटर निकाल लेगा, पानी निकाल देगा। पानी निकालने के बाद कार्बन बचना चाहिए, ऑक्सीजन बचना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। तो बेसिकली एसिड में अपने पास यहाँ पे कितने कार्बन एटम होने चाहिए 3। इसी लॉजिक से आप ये पता कर सकते हो, या तो आप रट भी सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि इस कार्बन एटम में इस पर्टिकुलर एसिड मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम होने चाहिए, तभी फाइनल प्रोडक्ट में आपको 3 कार्बन एटम मिलेंगे। क्योंकि P4O10 तो केवल क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये केवल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेगा। तो ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन एटम होते हैं, ऑप्शन आप देख लो। मेलोनिक में 3 होते हैं, मैलिक में अपने पास कितने होते हैं, मैलिक एसिड में 4 कार्बन एटम होते हैं, एडिपिक एसिड में 6 कार्बन एटम होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। टोटल अपने पास कितने हाइड्रोजन एटम है 1 2 3 4। तो 2H2O इसने रिमूव कर लिया, तो बाकी के 2 ऑक्सीजन एटम यहीं पे बचेंगे। तो ये कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। और P4O10 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जितना वाटर यहाँ से निकाल सकता है सारा वाटर ये निकाल देगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स। तो ये अपने पास केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया। 4 कंपाउंड की लिस्ट दे रखी है, इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लेनर है। 4 कंपाउंड नहीं है, 3 ही है। फोर्थ ऑप्शन तो ऑल ऑफ दीज है। I2Cl6 हो गया, XCF4 है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये तो इजी है। I2Cl6 आपने कहाँ पढ़ा था, ब्रिज बॉन्डिंग में। XCF4 ये तो नॉर्मल है और K2NiCN4 ये अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलेगा। I2Cl6 बेसिकली क्या है, ICl3 का डाइमर है। ICl3 में अपने पास क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास क्या होगा 2 लॉन पेयर है। तो 3 + 2 5 हो गया, 5 मतलब sp3d हो गया। ब्रिज बॉन्डिंग में एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा बनता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 को आप क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो क्या बोलोगे कि सर ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। लेकिन रुको अभी, ये Cl है, ये इधर इसका Cl है। ये क्लोरीन एटम इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है और क्लोरीन एटम जो साइड एटम है इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो लॉन पेयर प्रेजेंट है तो लॉन पेयर दे के ही बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। देख लो आयोडीन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 4,
रेस्ट 2 ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी है, तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन तो है लेकिन 4 बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर की वजह से इसका ज्योमेट्री आएगा। लॉन पेयर तो आपको दिखाई नहीं देता है। sp3d2 में फिर 4+2 का केस आ गया, तो ये अपने पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो फर्स्ट वाला प्लेनर है XeF4। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए। बाकी जेनॉन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया? 2 लॉन पेयर। तो वही 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर, sp3d2, और दोनों लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये बॉन्ड पेयर अपने पास एक प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये कितना हो गया? NiCN4 2-, तो निकल अपने पास क्या हो गया? 2+ हो गया। निकल कितना होता है बेटा? 18 + 4s2, और 3d 8 होता है, तो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 4s2 चला गया। 3d 8 अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब 3d 8 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा? dsp2 ही आएगा। तो तीनों स्पीशीज यहाँ पे प्लेनर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है? ये आइडेंटिफाई द रिएक्शंस विच डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और टोटल 4 रिएक्शंस आपको दे रखी है। तो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अलाउिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया टू स्टैंड, तो सोडियम का अगर लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनाएंगे तो ब्लू कलर आता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद वो कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप सॉल्यूशन को रखोगे तो सोडियम और अमोनिया रिएक्ट कर जाएंगे। सोडियम एक बहुत ही अच्छा बेस है, उसके कंपैरिजन में अमोनिया में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको सोडियम वहाँ से रिलीज कर सकता है, NaNH2 सोडियम अमाइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। सोडियम को अगर अमोनिया के सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा देर तक रखोगे तो सोडियम और अमोनिया में रिएक्शन हो जाएगा। अमोनिया में जो नाइट्रोजन से प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम है ना, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, बहुत ही स्ट्रांग बेस सोडियम के लिए, और सोडियम इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है। तो क्या बनेगा? NaNH2 अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा, बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सेकंड, रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस अल्कली। जिंक अपने पास एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करे या बेस के साथ रिएक्शन करे, दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सबको पता है। रिएक्शन ऑफ लिथियम हाइड्राइड विद B2H6, लिथियम हाइड्राइड तो Li+H- और B2H6, यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये H- है तो इसको H+ देना पड़ेगा, ये H+ थोड़ी देता है। B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बोरेन या डाइबोरेन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। लुईस एसिड है, ये तो सामने से अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे ना तो उनको भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये अपने पास H- हाइड्राइड डोनर है, तो ये लुईस बेस हो गया, ये लुईस एसिड हो गया। दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? लिथियम बोराहाइड्राइड बना लेंगे, तो LiBH4 बना देंगे ये, या लुईस बेस हो गया और ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है डाइबोरेन। तो यहां से आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रहा है, आंसर आ गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर है अपने पास, तो H+ प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, और जिस एसिड से आपको मिला लेटेस्ट से कि एसिडिक अपने पास HCl है, तो Cl- प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। कैथोड पे अपने पास क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन अपने पास या रिडक्शन H2O का भी हो सकता है और गिवन स्पीशीज का भी हो सकता है। कैथोड की बात करें तो H+ का रिडक्शन हो सकता है, H2O का रिडक्शन हो सकता है। H+ का रिडक्शन होगा क्योंकि H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट पे वो H2O से ज़्यादा होता है। इसका अगर रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, वहीं से रिजल्ट लाया हूँ मैं कि H+ का जो रिडक्शन है, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट पे वो वाटर से ज़्यादा होता है, तो वाटर का रिडक्शन नहीं होगा, H+ का रिडक्शन होगा। H+ का रिडक्शन होगा तो भी कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। तो 4th ऑप्शन में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, केवल 3rd ऑप्शन ऐसा है जहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। PtCl4 6H2O एक प्लेटिनम का क्लोरो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है।
Exist as a hydrated complex, 1 molar aqueous solution has a depression in freezing point of 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड. Assume 100% ionization. KF वाटर का दे रखा है 1.86 और कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं. 4 ऑप्शन में आप एक कॉम्प्लेक्स सही आंसर होगा. मैं 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, हम सीधा ही इस कॉम्प्लेक्स का जो आंसर है वो बता सकते हैं. कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली आपको ये देखना है कि कितने Cl बाहर हैं, कितने H2O बाहर है. मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा. इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर आपने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है. फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हो गया बेटा? 3.72. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू एम इंटू के एफ. आई एम 1 आपको दे रखा है, KF की वैल्यू 1.86, तो I की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 2. साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि इसका जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका 100% आयोनाइजेशन होता है. चलो बताओ, कोई भी पर्टिकुलर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होता है तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं. तो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल का जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं? वांट ऑफ फैक्टर I. और I की वैल्यू अपने पास क्या आती है? फॉर्मूला याद है? 1 + n - 1 अल्फा. तो I इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा? 1 प्लस, लेट अस से कि इसका 1 मोल n मोल में डिसोशिएट होता है तो n - 1 इंटू अल्फा कितना हो गया? 100% है डिवाइडेड बाई 1. तो 100% को क्या बोलते हैं? 1. और I की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2 है. 2 - 1 तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा. इसका मतलब इस प्लेटिनम का एक ऐसा क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद जब डिसोशिएट होता है तो 2 पार्टिकल मिलने चाहिए. तो 2 पार्टिकल में क्या होगा? एक कैटायन और एक एनायन ही तो होगा. तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बेटा? एक Cl आप बाहर रखो, प्लेटिनम 4+ में अपने पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 आता है, तो 3 Cl आपको अंदर रखने पड़ेंगे. बाहर रखेंगे तो ये भी आयोनाइज होंगे तो n की वैल्यू अपने पास ज़्यादा आ सकती है, ज़्यादा लानी ही नहीं है. तो ये अपने पास इस प्लेटिनम का क्लोरो कॉम्प्लेक्स हो सकता है. जब इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में रखोगे तो डिसोशिएट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? PtCl3 H2O होल थ्राइस और +1 हो जाएगा प्लस Cl-. एक कंपोनेंट के या एक मॉलिक्यूल के डिसोशिएट होने से बेसिकली आपको 2 पार्टिकल मिल रहे हैं. 2 ही पार्टिकल मिलने चाहिए क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर I से आपने कैलकुलेट कर लिया कि n का वैल्यू कितना होगा? 2. तो ये पर्टिकुलर प्लेटिनम का जो क्लोरो कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. ऐसा होगा तभी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आएगा? 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड का. क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डज नॉट एक्सीड पेयरिंग एनर्जी. मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होना चाहिए. तो एक बात बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर कम होगा तो d ऑर्बिटल स्प्लिट होने के बाद बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे. स्प्लिटिंग अगर कम होगा तो पेयरिंग नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 19, स्प्लिटिंग कम होना चाहिए, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होना चाहिए. स्प्लिटिंग अगर कम होगा तो ये जो d ऑर्बिटल होते हैं 5d ऑर्बिटल, ये स्प्लिट होने के बाद बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे. दिस इज अ लेस एनर्जी डिफरेंस. तो लेस एनर्जी डिफरेंस है तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आप ऊपर भी फिल कर सकते हो. मतलब पेयरिंग आपको नहीं करवाना है. पेयरिंग नॉट डन. वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मान लो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होता ना तो ये 3 ऑर्बिटल d के यहां होते हैं, 2 ऑर्बिटल यहां होते हैं. स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4th इलेक्ट्रॉन को आपको यहीं पे प्लेस करना होता है क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है कि ऊपर वाले d ऑर्बिटल पे चला जाए. स्प्लिटिंग ज्यादा कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करवाना होता है. वीक फील्ड लिगेंड होता है तो स्प्लिटिंग कम होता है. स्प्लिटिंग कम होता है तो पेयरिंग हम यहाँ पे नहीं करवाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही फिल करते हैं अप टू D5. D5 के बाद तो अपने आप ही D6 में तो पेयरिंग होना ही है. तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है
कि स्प्लिटिंग एनर्जी डज नॉट एक्सीड पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे आपको पेयरिंग एनर्जी मतलब कम है तो पेयरिंग नहीं करवाना है, वीक फील्ड का केस है। और 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं, कहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे और एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे दे रखा है तो वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होने वाला है। और COF6 सबसे पहले तो आप पहले 2 कॉम्प्लेक्सेस देखो, क्योंकि पहले 2 कॉम्प्लेक्सेस में Ag अपने पास कहाँ आता है, 4D का मेटल है और प्लेटिनम 5D का मेटल है। 4D सीरीज या 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो वहां पे हर कोई लिगेंड एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है और वहां पे पेयरिंग होता है। तो वैसे तो मुझे पता है कि फ्लोरो और क्लोरो वीक फील्ड लिगेंड है, तो आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर अभी नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है और सिल्वर है। 4D और 5D का जब सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है तो वहां पे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, पेयरिंग अपने आप होता ही है। यहां पे आपको पेयरिंग नहीं करवाना है। कोबाल्ट अपने पास 3D का सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीलेट आयन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पेयरिंग नॉट डन। बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये भी आंसर नहीं है क्योंकि कोबाल्ट 3+ में अपने पास एक्सेप्शन आता है कि जब भी ऑक्सीलेट आयन यहाँ पे लिगेंड होता है तो ऑक्सीलेट आयन एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर बिहेव करेगा तो यहाँ पे भी पेयरिंग होगा, जबकि आपको पेयरिंग नहीं करना है। ये सिंपल केस है, फ्लोरो अपने पास वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो उसका एक ही रीजन है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो 4th ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20 में भी अपने पास डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कितना स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो जो डी ब्लॉक से अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है ना, उसके लिए कोई भी केमिकल इक्वेशंस आपको याद नहीं करनी पड़ी, केवल ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स है। पहला क्या है, D4 स्पीशीज में क्रोमियम 2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। तो क्रोमियम 2+ की बात है और Mn3+ की बात है, दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिड्यूसिंग है और ये ऑक्सीडाइजिंग है, तो एकदम करेक्ट है बेटा। Mn का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, 2+, तो Mn तो 3+ से कहाँ जाना चाहेगा, 2+ में जाना ही चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3, तो क्रोमियम 2+ से +3 में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो खुद तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड पे आ जाओ। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर स्टेबल इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। बिल्कुल सही बात है कि अगर ऑक्साइड या फ्लोराइड का जो कंपाउंड होगा तभी किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। एक बहुत इजी से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। कॉपर +1 और कॉपर 2+, कॉपर की 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ये लोअर है, ये हायर है। लेकिन अगर ये जो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपने आयोडीन के साथ बना दिया तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड अनस्टेबल है, मैं बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीजन क्या है बेटा, अगर ये आयोडाइड या ब्रोमाइड के साथ आयोडाइड के साथ फॉर्मेशन करने की कोशिश की तो आयोडाइड आयन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है तो वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cu2+ को कैसे भी करके Cu+ में लेके आ जाएगा, Cu+ में लेके आएगा तो Cui या उसको और क्या बोल सकते हैं, Cu2I2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन वहीं पे अगर ये क्या होता, O2- होता या F- होता, तो O2- और F- की प्रेजेंस में CuO कॉपर का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड होता है या कॉपर का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फ्लोराइड होता है ये एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इन्होंने अगर एक बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो मिनिमम है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो फिर इसी सिचुएशन में इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो कॉपर का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई कंपाउंड आपको बनाना है, सिमिलरली किसी भी ट्रांजिशन मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कंपाउंड बनाना है तो सामने कौन होना चाहिए, ऑक्साइड होना चाहिए या फ्लोराइड होना चाहिए।
लेकिन अगर मान लीजिए कि आयोडाइड वगैरह निकला ना, तो आयोडाइड की प्रेजेंस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनेगा। आयोडाइड आयन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ट्रांजिशन मेटल है उसको रिड्यूस करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके चला जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ वाई एंड एल इज ऑलमोस्ट सेम, तो गलत हो गया ये। एल और वाई यट्रियम का जो साइज है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेम होता है। चेक कर लेते हैं कि एल और वाई का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्कैंडियम वाई एल ऐसी। इसके बाद अपने पास क्या आता है, जिरकॉनियम, हॉफनियम, यही सब आता है ना। यहां पे अपने पास क्या आ जाता है, वैनेडियम। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, 1 2 3 फोर्थ ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन चलता है। कैसा होता है कि 3D से बड़ी साइज किसकी होनी चाहिए, 4D सीरीज की। 4D से बड़ा किसका होना चाहिए, 5D का। और 5D से बड़ा किसका होना चाहिए, 6D का। ये अपने पास एक ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऑर्डर क्या होता है कि 3D से बड़ा साइज 4D का होता है, 4D और 5D का साइज बराबर होता है, 5D और 6D का जो साइज है ये भी बराबर होता है। तो ये इस तरीके से क्यों होता है, नीचे जाने पर एक एक्स्ट्रा शेल का एडिशन हो रहा है। एक्स्ट्रा शेल के एडिशन की वजह से साइज में इंक्रीमेंट आना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि जब आप 6th पीरियड या 7th पीरियड पे आओगे ना, तो लेंथेनम के बाद आप क्या फिल करना स्टार्ट कर देते हो, 4f ऑर्बिटल। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल या 5f ऑर्बिटल पे जाएंगे तो इन ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट अगर बहुत पुअर होगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा, तो साइज में क्या आएगा, रिडक्शन। तो जितना इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ शेल की वजह से होना चाहिए था, उतना ही डिक्रीमेंट जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से हो जाता है। तो इंक्रीमेंट इन साइज इज कैंसल्ड आउट बाय डिक्रीमेंट इन साइज। तो ऑलमोस्ट साइज कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ 4D एंड 5D एंड 5D एंड 6D। और ये जो अपने पास यहाँ पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल एंड 5f ऑर्बिटल, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन कब लगेगा, जब आप 4f और 5f में इलेक्ट्रॉन भरोगे। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जाता, एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉन 5f में नहीं जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, स्कैंडियम से बड़ा यूट्रियम है, यूट्रियम से बड़ा लेंथेनम है, लेंथेनम से बड़ा एक्टिनियम है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि कॉपर वाली लाइन है, तो कॉपर के नीचे Ag आ गया, Ag के नीचे Au आ गया। कॉपर से बड़ा Ag है, बिल्कुल सही है, लेकिन Ag और Au की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही होगा। आंसर तो आ चुका है। डी ब्लॉक एलिमेंट शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसीलिए शो करते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या आता है, जैसे 3D सीरीज की बात करें तो 4s के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s और 3D का जो एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो 4s में अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, तो वहाँ से भी अपने पास कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। 4s में से निकल सकता है तो 3D में से भी निकल सकता है। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट से जब निकलते हैं तो एक से ज़्यादा निकल सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया अपने पास 3। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, एन आयनिक सॉलिड XY क्रिस्टलाइजेज इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर अपने पास कैसा होता है, ZnS का स्ट्रक्चर है। Zn2+ अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है और सल्फाइड आयन FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर अपने पास XY आयनिक सॉलिड का है। इफ X प्लस रेडियस इज 45 पिकोमीटर देन आइडियल रेडियस ऑफ Y माइनस, मतलब एनाइन का आइडियल रेडियस क्या होगा। तो कैटाइन अपने पास टेट्राहाइड्रल वॉइड में जाएगा, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, एनाइन का रेडियस फाइंड आउट करना है। और आइडियल रेडियस फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी अपने पास टेट्राहाइड्रल वॉइड का साइज है ना, उस साइज में एग्जैक्टली कैटाइन फिट आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा रेडियस का कैटाइन उसमें फिट करना चाहते हो तो लैटिस को एक्सपेंड होना पड़े। लैटिस में कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, लैटिस एग्जैक्टली आइडियल लैटिस के जैसा ही होना चाहिए। तो कैटाइन को टेट्राहाइड्रल वॉइड में प्लेस करना है। टेट्राहाइड्रल वॉइड का जितना भी मैक्सिमम परमिसिबल साइज है, उसी साइज के अकॉर्डिंग एनाइन का रेडियस आपको निकालना है।
तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटायन प्रेजेंट है, एनायन एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कैटायन और एनायन का जो रेडियस रेशो है ये कितना होता है 0.225। कैटायन का रेडियस आपको कितना दे रखा है 45 पिकोमीटर। इसको इसमें डिवाइड करोगे तो r माइनस कितना आ जाएगा, डबल करने पे यही आ रहा है, तो 200 पिकोमीटर एनायन का रेडियस आ जाएगा। एनायन अपने पास कौन है, y माइनस अपने पास एनायन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फॉर एलिमेंट्स सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर बात करें, पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो IE1 है उससे ज़्यादा IE2 होता है, IE2 से ज़्यादा IE3 होता है, IE3 से ज़्यादा IE4 होता है। इस तरीके से सक्सेसफुली आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है। तो बहुत सही बात है। इसका रीज़न भी आपको पता है कि जैसे मान लो IE1 की अगर बात करें तो न्यूट्रल एटम होता है। IE1 का मतलब होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस समय पे तो ये जो न्यूट्रल एटम ही है ना, और आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो गैसियस आपको बनाना पड़ेगा। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये मतलब नहीं होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो IE1 प्लस IE2 दोनों एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और IE2 का मतलब क्या होता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, उसके लिए कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट ऑलरेडी निकला हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास एक तरीके से देखा जाए तो रिएक्टेंट क्या होगा A+, और इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के A2+ गैस बनाना है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो IE2 का जो वैल्यू है वो IE1 के कंपैरिजन में हमेशा ही ज़्यादा होगा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकाल रहे हो, A से। यहाँ कहाँ से निकाल रहे हो, A+ में। A+ से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो A+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, प्रोटॉन तो अभी भी सेम ही है। तो यहाँ पे जो भी प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। Z इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। Z इफेक्टिव का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनको ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इस अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसी अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है। तो Z इफेक्टिव का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है। तो सक्सेसफुली अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो कैटाइनिक चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 23 पे आ जाओ। 23 में आपके पास क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, और आपको ये देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से प्लेस करना है। पावलोव प्रिंसिपल यूज करो, N+L रूल। N = L = 5 1 5 0 4 2 4 1। ये A, ये B, ये C और D। तो 5 + 1 6, 4 + 2 6, 5 4। तो A और C का जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू B एंड D। यहाँ B होगा, यहाँ पे D होगा। A और C में N+L की वैल्यू अगर सेम है तो उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी का ज़्यादा है। तो A > C > B > D। ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, 5p। ये कौन सा हुआ, 5 0 मतलब 5s। ये कौन सा हुआ, 4 2। L = T किसके लिए होता है, D सबशेल के लिए। तो फोर्थ शेल का D सबशेल 4d ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का P सबशेल ये 4p। आप ऐसे अगर बना लेते तब भी आपको पता है कि 4p 5s 4d और 4p में किसका जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, और चाहे तो N+L रूल से भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्ट है इसको कौन अच्छे से कोगुलेट कर सकता है, और नीचे अपने पास 4 आयंस का लिस्ट दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जो सॉल्ट आपने बनाया कोलोइडल सॉल्ट, इस कोलोइडल सॉल्ट के बारे में आपको क्या पता हो कि ये कोलोइडल सॉल्ट में कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव सॉल्ट है या नेगेटिव सॉल्ट है। तो जितने भी अपने पास ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, इनका सॉल्ट पॉजिटिव सॉल्ट ही आता है।
तो पॉजिटिव सॉल्व को कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव पार्टिकल आपको चाहिए। तो नेगेटिव जो भी अपने पास एनायन होता है वो एनायन पॉजिटिव सॉल्व का कोगुलेशन कर लेगा। तो आपके पास ऑप्शन है PO4 3- सल्फेट आयन Ca2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो ये प्लस वाले तो हटा दो, जो कैटायन है वो पॉजिटिव सॉल्व का कोगुलेशन नहीं कर सकते हैं, एनायन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड टोटल नंबर ऑफ केमिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज प्रेजेंट इन। तो ये तो फ्री के नंबर है। जब H3PO4 को एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो केमिकली डिस्टिंक्ट कितनी स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। सिंपल है, एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो डिसोशिएट होगा। वीक एसिड है बेटा ये तो जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। ये फर्दर डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। ये फर्दर डिसोशिएट होगा। और जितना ज़्यादा सक्सेसिव डिसोशिएशन की बात करेंगे तो सक्सेसिव डिसोशिएशन के जो कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट डिसोशिएशन कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल ही होता है। लेकिन हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केमिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज ये फाइंड आउट करना है। तो अगले डिसोशिएशन में आपको क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट आयन। और वीक एसिड है तो ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। तो H3PO4 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, H प्लस भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, टोटल 5 तो हो गया। वाटर भी प्रेजेंट है और वाटर का भी सेल्फ डिसोशिएशन होता ही है। सब अज्यूम कर रहा हूँ थ्योरेटिकल में। तो उससे आपको क्या मिलेगा, OH माइनस भी मिलेगा। तो कितनी स्पीशीज आपके पास प्रेजेंट होगी, OH माइनस, PO4 3 माइनस, HPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस, H प्लस, H2O और H3PO4 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 केमिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती हैं H3PO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर भी आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये टोटल 25 क्वेश्चन है, सारा कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया है। आपने ये नोटिस किया होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो 12th के सिलेबस में से हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, सिंपल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जब भी अपने पास सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और उसका केवल एक ही फंडा है कि आप एक बार अच्छे से अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर लें। रिवीजन अगर अच्छे से किया होगा, 12th का सिलेबस अगर अच्छे से कंप्लीट होगा तो इस पर्टिकुलर पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते थे। ठीक है, तो जो अपना CT3 था, JEE मेंस का ये जो पेपर है, इसका कंप्लीट डिस्कशन अपना हो चुका है।